संसद में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इस बिल को रखा, वन नेशन वन इलेक्शन। और इस बिल को पेश करने के बाद लोकसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं ने बिल के समर्थन और विरोध में अपने अपने विचार रखे। लोकसभा में बिल की स्वीकार्यता के लिए वोटिंग कराई गई। पहली बार की गई वोटिंग के बाद कई सांसदों ने आपत्ति भी जताई और इसके बाद दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई और इसके दौरान बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े, यानी कि पक्ष में वोट ज्यादा पड़े। और अब इस बिल को जेपीसी को भेजा गया है। उसके बाद ये बिल पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास और उनके समर्थन के बाद ये बिल पारित होगा। तो अब आपको बता दें, इस बिल के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। यहां आप देख रहे हैं सदन में किस तरह से इस बिल पर चर्चा हुई, विरोध भी थे, कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके पक्ष में वोट ज्यादा पड़े। तो लोकसभा में बिल को स्वीकार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। कृपया ध्यान दें कि केवल गॉन्ग की ध्वनि माननीय सदस्य फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मनीष जी, वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल जो है लोकसभा में स्वीकार किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जेपीसी को भेजा जाएगा, उसके बाद फिर से अगले सदन में इस पर चर्चा होगी, उसके बाद ये जो बिल है पारित होगा। विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन समर्थन में वोट ज्यादा पड़े। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपको मेरी आवाज? मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 पर आपका। मनीष जी, फाइनली इंतजार किया जा रहा था सत्ता पक्ष की ओर से, वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में पारित हो गया है। हालांकि अभी और भी प्रक्रिया बाकी है, लेकिन फिलहाल आज पारित होते इस बिल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था, भारत में हर 3 से 6 महीने में चुनाव होते हैं और जो मुद्दे हैं वो राज्यों के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मुद्दा कुछ और होता है, लेकिन जब राज्यों में चुनाव आते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं। तो देश को अब एक कॉमन मुद्दे पे वोट देने का मौका मिलेगा। लेकिन आज आपने देखा होगा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी बोल रहे थे पार्लियामेंट में, रीजनल पार्टीज को इससे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब राष्ट्रीय मुद्दों पे वोटिंग होगी तो रीजनल पार्टीज को अपना अस्तित्व तलाशना होगा, क्योंकि उनके मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय पार्टियों के मुद्दे से मैच नहीं करते। तो रीजनल पार्टीज के लिए ये टेस्ट होगा कि वो कैसे वन नेशन वन इलेक्शन में सर्वाइव करेंगे। ये एक बड़ी समस्या भी रहने वाली है। देखिए, फायदे और नुकसान को अगर हम देखें मनीष जी, 1966 से पहले ऐसा ही होता था, लेकिन फिर उसके बाद जो परिस्थितियां विपरीत होती गई और ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन होता गया। अब सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है कि इसे एक बार फिर से दोबारा से ये ही होना चाहिए, लेकिन अभी कितनी और समस्याएं बाकी हैं। हालांकि लोकसभा से तो पारित हो गया है, उसके बाद जेपीसी के पास जाएगा, उसके बाद में फिर से इस पर चर्चा होगी, लेकिन अभी कहीं क्या ये बिल अटक सकता है? देखिए, बिल नहीं अटकेगा क्योंकि सरकार की मंशा है उसे पास कराने की, सरकार वरना उसे लाती नहीं जी। जो बहुत बड़ी प्रोसेस होगी भारत में वो डिलिमिटेशन की प्रोसेस होगी, जनसंख्या की जनगणना होगी, उसके बाद महिला आरक्षण को इसमें जोड़ा जाएगा, नई सीटें होंगी, नया परिसीमन होगा, नया जनादेश ढूंढने के लिए नए तरीके से पार्टियों को संगठित होना पड़ेगा। और मैं फिर बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे आपने 1966 का जिक्र करा, उससे पहले आपको भारत में रीजनल पार्टीज का अस्तित्व बहुत कम दिखेगा।
जब से ये वन नेशन वन इलेक्शन खत्म हुआ और नॉर्मल इलेक्शन हर जगह अलग अलग होना शुरू हुए, तभी रीजनल पार्टीज का उदय हुआ। अब आज जो विमेन रिजर्वेशन 33% का इनकॉर्पोरेट करेगी वन नेशन वन इलेक्शन से पहले इस देश की सरकार, तो उसको भी रीजनल पार्टीज को अपने वहाँ वो कैंडिडेट ढूंढने होंगे, उतने महिला कैंडिडेट आपको लाने होंगे चुनाव लड़ाने के लिए। तो ये जो समस्याएं हैं ये धीरे धीरे हमारे सामने आएंगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि 2029 तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन 2034 में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। मतलब इतनी प्रक्रिया अभी बाकी है मनीष जी आपके हिसाब से। अच्छा मनीष जी, अगर 5 अहम बिंदुओं पर इसके हम बात कर लें, अगर हम इसके समर्थन में बात करें और इसके विपरीत अगर हम आके विरोध में बात करें, तो 5 अहम बिंदु कौन कौन से हैं जो समर्थन देने के लिए काफी हैं और सही है, लेकिन 5 ऐसे बिंदु भी हैं जहां पर विरोध का होना लाजमी था? देखिए, समर्थन देने के लिए मुद्दा तो ये है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्हें इससे लाभ होगा, वोटर्स को इससे लाभ होगा, वोटर्स को ये पता चलेगा कि उनके मुद्दे कॉमन हो जाएंगे। अगर आप इसकी प्रस्तावना देखें जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने दी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे ही देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, वैसे ही 100 दिन के अंदर आपको नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतों के चुनाव भी कराने होंगे। ठीक, वो सब मोर और लेस एक ही पैटर्न पे चलेंगे। इसलिए इससे जो है जनता को लाभ होगा, उनको 4.5 साल का लगभग संपूर्ण शासन मिलेगा। क्योंकि अगर एक राज्य में चुनाव होता है तो उसी राज्य में आचार संहिता नहीं होती, आसपास के राज्यों की पुलिस वहां आती है, आसपास के राज्यों के अधिकारी वहां चुनाव को संपन्न कराने में आते हैं, तो उनके वहां भी काम करने में मुश्किल होती है। तो वो लाभ जनता को देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज और है जो गोविंद जी ने प्रस्तुत करी है कि अगर कोई सरकार जीत में गिर जाती है, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो राज्य की हो, तो फिर से जब चुनाव होगा तो वो उतने ही समय के लिए होगा जितना समय उस सरकार का अगले इलेक्शन से बचा होगा, पहले बाकी होगा। ठीक ठीक, बिल्कुल सही मनीष जी। वन नेशन वन इलेक्शन की चलती रहे। अब अगर हम इसकी कुछ डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं, तो डीमेरिट्स इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो पार्टियां बीजेपी के सामने या इस समय की सत्ता के सामने खड़ा होना अपने आप को मुश्किल महसूस कर रही हैं, वो उस नैरेटिव को जो वो लोकसभा के चुनाव में लाती हैं, वो राज्यसभा, फिर उसके बाद जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो वहां पे वो नैरेटिव बदल देती है। उनके संग ये समस्या होगी, उन्हें एक कॉमन नैरेटिव लड़ना होगा, और जब उनके पास एक कॉमन नैरेटिव होगा तो उन्हें ये बताना होगा कि राज्य सरकारों में क्यों नैरेटिव अलग है और केंद्र सरकार में क्यों अलग है।